नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री का भारतवंशियों से अनूठी वैश्विक दृष्टि और विश्व व्यवस्था में उनकी भूमिका मजबूत करने का आह्वान। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रवासी भारतीय मेक इन इंडिया, योग, आयुर्वेद, मोटा अनाज, कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प के दूत हैं। उत्तराखंड में जोशीमठ को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया। शहर और आसपास के क्षेत्रों में निर्माण कार्य पर रोक। एयरो इंडिया का 14वां संस्करण 13 से 17 फरवरी तक बैंगलोर में होगा। G20 वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्यकारी समूह की पहली बैठक कोलकाता में शुरू और पश्चिमी विक्षोभ के कारण समूचे उत्तर पश्चिम भारत में कल से शीतलहर में कमी का अनुमान। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। 8 से 10 जनवरी के बीच आयोजित इस सम्मेलन में दुनिया भर के करीब 70 देशों के प्रवासी भारतीय भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से भारत की अनूठी विश्व दृष्टि और वैश्विक व्यवस्था में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करने का आह्वान किया। दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास भी होता है। दुनिया के अलग अलग देशों में जब सबसे शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती है तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का भारतीय गौरव अनेक गुना बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों को मेक इन इंडिया, योग और आयुर्वेद, मोटा अनाज, गृह उद्योग और हस्तशिल्प जैसे विषयों पर भारत का दूत बताया। Your role as India's brand ambassador is diverse. You are brand ambassadors of Make in India. You are brand ambassadors of yoga and Ayurveda. You are also brand ambassadors of India's cottage industries and handicraft. At the same time, you are also brand ambassadors of India's millets. You would already know that 2023 has been declared by the United Nations as the International Year of Millets. I appeal to you to take some millets products with you while returning. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया आशा और विश्वास के साथ भारत की ओर देख रही है, इसलिए भारतवंशी हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजस और अरिहंत जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का जनक है और इसीलिए दुनिया हमारी गति तथा कौशल और हमारे भविष्य को जानने के लिए उत्सुक है। इस अवसर पर सूरीनाम की राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने कहा कि प्रवासी भारतीयों को अमृतकाल में भारत के 25 वर्षों के विकास की रूपरेखा में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने भारतवंशियों के लिए भाषा, फिल्म, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न विषयों पर केंद्रित संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया। I see many opportunities for even a closer diaspora cooperation with Indian counterparts in all areas for the next 25 years. And I make use of this opportunity to invite all relevant actors from both sides to sit around the table and explore the new avenues of cooperation. Even on the highest levels of government, we should have more interactions and strategic dialogue to support and implement the vision of Amrit Kaal. गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति की सराहना की और कहा कि उनका देश मानव संसाधन प्रबंधन के लिए भारत की मानवतावादी पहल से बहुत कुछ सीख रहा है। When the world locked its borders and globalization failed, you showed the world that globalization can still succeed and there is still love when the hardest of times hit us. When the world could not find vaccine and you faced the challenge of the COVID-19 pandemic, you showed the world what real love and hope is when you shared vaccine with the rest of the world.
विदेश मंत्री एस जयशंकर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी समारोह को संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र से विश्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं और उनके व्यक्तित्व में देश नई ऊंचाइयां छू रहा है। दुनिया भर के लगभग 70 देशों के प्रवासी भारतीय इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन कल संपन्न होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। जिनके सिर तो है जटाजूट और नीलकंठ में कालकोट, जय चंद्रभाल गल मुंडमाल शिप्रा तट पर श्री महाकाल, जय विश्वनाथ जय भूतनाथ श्री महाकाल को कोटि नमन। उत्तराखंड में जोशीमठ को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस नगर में तथा आसपास के इलाकों में निर्माण गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी गई हैं। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने आज ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के एक दल समेत 2 केंद्रीय दल जल्द ही जोशीमठ आएंगे। चमोली जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार जोशीमठ नगर में अब तक 603 इमारतों में दरारें आ गई हैं। अधिकारियों के अनुसार 68 परिवार अस्थायी रूप से विस्थापित हो गए हैं। ये आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिसूचना एक जारी की गई है, जिसमें जोशीमठ नगर पालिका का जो क्षेत्र है उसको आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत घोषित किया गया है। भारत सरकार 2 टीम्स आज जोशीमठ में आ रही हैं। जल शक्ति मंत्रालय की एक हाई लेवल टीम है और गृह मंत्रालय से सचिव बॉर्डर मैनेजमेंट और उनकी टीम वो भी जोशीमठ में आ जा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के जोशीमठ की स्थिति पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र ने जोशीमठ में जमीन धंसने की स्थिति की उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ड्रोन, साइबर प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रक्षा विनिर्माण क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में एक मजबूत रक्षा विनिर्माण व्यवस्था तैयार की जा रही है, जिसके कारण भारत नए रूप में उभर रहा है और हाल के वर्षों में रक्षा निर्यातक देश के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में राजदूतों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की बड़ी जनसंख्या और प्रचुर कुशल कार्यबल से उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्टअप के आगे बढ़ने से नई व्यवस्था का सृजन हुआ है। मेक इन इंडिया के महत्व पर जोर देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ये पहल मेक फॉर द वर्ल्ड की भावना को भी शामिल कर लेती है। Global defense industry giants. Very recently, we have signed a contract for manufacture C-295 aircraft for the Indian Air Force through collaboration between Tata Advanced Systems Limited and Airbus Defence and Space USA, Spain. I want to underline that Make in India encompasses make for the world. Within the domain of defense research and development and manufacturing, India translates into an open offer to you all for joint efforts and partnership in defense research and development and production. अगले महीने 13 से 17 फरवरी तक बेंगलुरु में होने वाले एयरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण के बारे में रक्षा मंत्री ने कहा कि एयरो इंडिया सूचना, विचार और उड्डयन उद्योग में नई प्रौद्योगिकियों के विकास के आदान प्रदान के बारे में अवसर प्रदान करेगा। भारत में G20 शिखर सम्मेलन के बारे में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये भारत का प्रयास होगा कि G20 में आम सहमति बनाई जाए और सुरक्षित, समृद्ध तथा दीर्घकालिक विश्व के लिए नए एजेंडा को रूप दिया जाए। उन्होंने G20 की अध्यक्षता को विश्व में भारत की क्षमता प्रदर्शित करने का एक अवसर बताया। G20 की वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी संबंधी पहली बैठक आज कोलकाता में शुरू हुई। इसमें विश्व के आमंत्रित अतिथि और विशिष्ट व्यक्ति शामिल हुए। ये बैठक वित्तीय प्रगति और उत्पादकता के लिए वंचित वर्ग के लोगों तक डिजिटल लेन-देन का द्वार खोलने के विषय पर चर्चा के साथ शुरू हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अतिथियों और प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया
और कहा कि उन्हें राज्य में G20 बैठक आयोजित करने में खुशी हो रही है। इस वर्ष के G20 सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों से अपील की है कि भारत में मौजूद अपार अवसरों में भागीदारी करें। उन्होंने कहा कि निरंतर सुधारों से भारत ने खपत का एक विशाल बाजार और प्रतिभावान तथा कौशल युक्त युवाओं को तैयार किया है। न्यू जर्सी में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर भारतवंशियों को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका में भारतीय समुदाय दुनिया के 2 सर्वाधिक जीवंत लोकतांत्रिक देशों के बीच सेतु है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज चेन्नई में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भूले बिसरे सेनानियों के बारे में एक प्रदर्शनी मंडप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दूरदर्शन से प्रसारित स्वराज कार्यक्रम ने तमिलनाडु और देश के अन्य राज्यों के नायकों के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार महिलाओं की शिक्षा के लिए काम कर रही है। केंद्रीय खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि देश में खेलों का परिदृश्य खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से पूरी तरह बदल गया है। नेपाल ने सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। नेपाल एयरलाइंस ने कहा है कि विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र या कोविड आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये आकाशवाणी है। देश के उत्तरी भागों में शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई भागों में आज घना कोहरा है। शीतलहर और घने कोहरे से इन क्षेत्रों में सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है। घने कोहरे के कारण कुछ स्थानों पर दृश्यता लगभग शून्य हो गई है, जिसकी वजह से वायु, रेल और सड़क यातायात पर असर पड़ा है। दिल्ली हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली आने वाली 5 उड़ानें कम दृश्यता के कारण अन्य स्थानों पर भेज दी गई हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उत्तर रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी आर.के. राणा ने बताया कि कोहरे के कारण 29 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। कोहरे के कारण आज 29 रेलगाड़ियां लगभग लेट चल रही हैं, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आसपास हमारे निजामुद्दीन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगी। मैं रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी देना चाहता हूं कि कोहरे के दौरान रेलवे फाटक पर सावधानी बरतें, नियत स्थान से ही रेल लाइन पार करें एवं रेल लाइन पर सेल्फी प्वाइंट न बनाएं, फुटओवर ब्रिज का प्रयोग करें। कुछ ट्रेनों को हमने रद्द भी किया है ताकि हमारी पंक्चुअलिटी और मेंटेन रहे। इस बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत तथा मध्य भारत के मैदानी इलाकों में कल से शीतलहर में कमी का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत तथा मध्य भारत में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के फोन इन कार्यक्रम में पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने हाल ही में विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में परिसर खोलने के बारे में विनियमों का मसौदा जारी किया है। इस विषय पर यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के साथ परिचर्चा प्रसारित की जाएगी। श्रोता विनियमों से संबंधित अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री का भारतवंशियों से अनूठी वैश्विक दृष्टि और विश्व व्यवस्था में उनकी भूमिका मजबूत करने का आह्वान। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रवासी भारतीय मेक इन इंडिया, योग, आयुर्वेद, मोटा अनाज, कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प के दूत हैं। उत्तराखंड में जोशीमठ को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया। शहर और आसपास के क्षेत्रों में निर्माण कार्य पर रोक। एयरो इंडिया का 14वां संस्करण 13 से 17 फरवरी तक बैंगलोर में होगा।
और G20 वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्यवाही समूह की पहली बैठक कोलकाता में शुरू। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।